एक बहुत ही अजीब सी बात है जिसके बारे में मैं हाल ही में पढ़ रही थी। मतलब एक ऐसी कार के बारे में सोचिए जिसे जब चलाया जाता है तो वो जितना ईंधन खर्च करती है उससे कई ज्यादा ईंधन वो खुद ब खुद पैदा करने लगती है। अच्छा, एक ऐसी कार जो अपना ईंधन खुद बनाए। हाँ, ये तो एकदम मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल, है ना। लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में ये कल्पना अब असल जिंदगी में सच हो रही है। और आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इसी चमत्कार को समझना है। हमने जो तमाम आर्टिकल्स और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स खंगाले हैं उनसे पता चलता है कि ये चमत्कार कहीं दूर नहीं बल्कि तमिलनाडु के कलपक्कम में हुआ है। जी बिल्कुल, कलपक्कम का जो 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसे PFBR भी कहते हैं। हाँ, वही PFBR। तो असल में उसने हाल ही में क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है और आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि ये उपलब्धि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकती है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है बल्कि देश को सदियों तक रोशन करने का एक बहुत ही ठोस ब्लूप्रिंट है। सही बात है। इस पूरी उपलब्धि की जो नींव है ना, वो इसी एक शब्द पर टिकी है जिसे आपने अभी कहा, क्रिटिकलिटी। तो ये क्रिटिकलिटी असल में होती क्या है? आसान भाषा में से ऐसे समझा जा सकता है कि रिएक्टर के भीतर होने वाली जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया है, मतलब जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, वो अब पूरी तरह से नियंत्रित और आत्मनिर्भर हो गई है। अच्छा, मतलब भट्ठी अब बिना किसी बाहरी धक्के के खुद ब खुद जलती रह सकती है। एकदम सही। ये बिल्कुल उस कार के इंजन की तरह है जो एक बार स्टार्ट होने के बाद अब लगातार अपना काम कर रहा है। पर देखिए, ये कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबी और बेहद जटिल वैज्ञानिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहीं से आगे का रास्ता तय होने वाला है। ये बहुत ही रोमांचक है। लेकिन जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर या एडवांस तकनीक की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अमेरिका या रूस जैसे देश मीलों आगे होंगे। हाँ, स्वाभाविक है ऐसा सोचना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फास्ट ब्रीडर रेस में पश्चिमी देशों ने बुरी तरह अपने हाथ जला लिए हैं। बिल्कुल जलाए हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका, जापान, यूके और जर्मनी जैसे उन्नत देशों ने इस खास तकनीक को विकसित करने के लिए $50 बिलियन से भी अधिक खर्च कर दिए हैं। बाप रे, $50 बिलियन! हाँ, मतलब सोचिए, अमेरिका ने $15 बिलियन, जापान ने $12 बिलियन और यूके ने करीब $8 बिलियन सिर्फ इसी तकनीक को साधने में लगा दिए। और अंत में उन सभी ने हार मानकर अपने प्रोजेक्ट ही बंद कर दिए। तो आखिर ऐसा क्या था जिसने इतने उन्नत देशों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? देखिए, ये भारी तकनीकी जटिलताओं और बहुत बड़ी सुरक्षा चिंताओं का नतीजा था। दशकों तक काम करने के बाद भी जब उन्हें लगा कि इस रिएक्टर को संभालना आर्थिक और तकनीकी रूप से उनके बस के बाहर हो रहा है, तो उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और यहीं पर तो भारत की उपलब्धि एक बहुत बड़े माइलस्टोन के रूप में सामने आती है, क्योंकि भारत ने इसी फास्ट ब्रीडर तकनीक को $1 बिलियन से भी कम में विकसित कर लिया है। मतलब शुरुआती बजट तो केवल $420 मिलियन था और वो भी पूरी तरह स्वदेशी रूप से। बिल्कुल, और आज दुनिया में केवल रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह के रिएक्टर सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। कि इसमें 200 से अधिक भारतीय MSME और निजी कंपनियों के कलपुर्जे लगे हैं। जी, ये बहुत ही गर्व की बात है भारतीय उद्योगों के लिए। मतलब ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना जैसे अरबपतियों ने अपने महंगे रॉकेट क्रैश कर दिए हों और भारत ने एक साइकिल के बजट में सफलतापूर्वक अपना अंतरिक्ष यान बना लिया हो। हाँ, ये तो काफी सटीक है। लेकिन देखिए, पश्चिमी देशों के पीछे हटने का एक और बड़ा कारण था, और वो थी उनकी भौगोलिक स्थिति। अच्छा, वो कैसे? असल में उनके पास यूरेनियम की कोई कमी नहीं थी। जब उनके साधारण यूरेनियम रिएक्टर्स से उनका काम आसानी से चल रहा था, तो उन्हें इस नई और खतरनाक तकनीक के पीछे भागने की उतनी मजबूरी महसूस ही नहीं हुई। समझ गए। तो मतलब भारत की स्थिति उनसे एकदम अलग है? बिल्कुल अलग है। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने की जिद और ये जो सफलता की कहानी है, ये सीधे तौर पर भारत की प्राकृतिक संपदा और उसकी भौगोलिक वास्तविकता से जुड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि दिक्कत यह है कि भारत के पास यूरेनियम तो ना के बराबर है। मतलब पूरी दुनिया का सिर्फ 1 या 2%, और न्यूक्लियर ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम ही सबसे बुनियादी जरूरत है। सही कहा आपने। इसी वजह से भारत को बहुत भारी आयात निर्भरता का सामना करना पड़ता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि 2008 से लेकर 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत को अपने वर्तमान रिएक्टर्स चलाने के लिए कनाडा,
कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों से लगभग 18,800 मीट्रिक टन यूरेनियम मंगाना पड़ा है। ये तो ऊर्जा के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और यहीं पर प्रकृति के संतुलन को समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ भारत के पास यूरेनियम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ विशेषकर केरल और अन्य तटीय क्षेत्रों की रेत में मोनाजाइट मिट्टी के रूप में थोरियम का विशाल भंडार मौजूद है। अरे वाह! मतलब थोरियम भारत में इतनी बड़ी मात्रा में है। हाँ, पूरी दुनिया का लगभग 13 से 25% थोरियम केवल भारत में है। और हमारे जो महान वैज्ञानिक थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने 1950 के दशक में ही इस प्राकृतिक खजाने की अहमियत को पहचान लिया था। तो उन्होंने ये विजन देखा था। जी बिल्कुल। उन्होंने ये भांप लिया था कि अगर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है तो उसे आयातित यूरेनियम के बजाय अपने थोरियम पर निर्भर होना पड़ेगा। और इसी सोच से जन्म हुआ भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर हमारे देश में थोरियम का इतना बड़ा खजाना समुद्र के किनारों पर बिखरा पड़ा है, तो एक स्वाभाविक सवाल मेरे मन में ये आता है कि हम सीधे उसी को भट्टी में डालकर बिजली क्यों नहीं बना लेते? हमें इन सब जटिल रिएक्टर्स और 3 अलग-अलग स्टेजेस की जरूरत ही क्यों है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका कारण थोरियम की रासायनिक और भौतिक प्रकृति में छिपा है। देखिए, थोरियम सीधे तौर पर विखंडनीय तत्व नहीं है, जिसे हम फिसाइल कहते हैं। अच्छा, मतलब वो खुद से जल नहीं सकता? नहीं, इसे एक ऐसी लकड़ी के उदाहरण से समझा जा सकता है जो पूरी तरह से गीली है। ये कोयले या पेट्रोल की तरह नहीं है कि माचिस दिखाते ही खुद जलने लगे। तो फिर इससे ऊर्जा कैसे पैदा होती है? इससे ऊर्जा पैदा करने के लिए पहले एक विशेष प्रक्रिया के जरिए इसे एक ऐसे रूप में बदलना पड़ता है जो जल सके, और वो रूप है यूरेनियम 233। ओहो, तो थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है? बिल्कुल। जब प्राकृतिक थोरियम पर न्यूट्रॉन की तेज बारिश की जाती है, तब जाकर वो यूरेनियम 233 में परिवर्तित होता है। और ये यूरेनियम 233 एक बेहतरीन परमाणु ईंधन है। समझ गए। तो मतलब थोरियम को उपयोगी ईंधन में बदलने की ये जो मजबूरी है, यही दरअसल उस 3 स्टेज प्रोग्राम का मुख्य आधार है? एकदम सही पकड़ा आपने। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही क्रमिक और वैज्ञानिक तरीके से काम करती है। तो अगर हम स्टेज 1 की बात करें, जहां प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल होता है, यहाँ उसी प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है जो भारत थोड़ा बहुत पैदा करता है या बाहर से मंगाता है ना? हाँ बिल्कुल। और जब ये यूरेनियम भट्टी में जलकर बिजली बनाता है, तो उसका जो बचा हुआ कचरा या बाई प्रोडक्ट होता है, वो एक नया तत्व होता है जिसे प्लूटोनियम 239 कहते हैं। तो स्टेज 1 से हमें प्लूटोनियम 239 मिलता है। जी। और ये प्लूटोनियम कोई साधारण कचरा नहीं है, बल्कि दूसरे चरण की सबसे अहम चाबी है। दूसरा चरण मतलब स्टेज 2, जो कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसका जीता जागता उदाहरण कलपक्कम का PFBR है। बिल्कुल। ये रिएक्टर प्लूटोनियम 239 और बेकार पड़े यूरेनियम 238 के मिश्रण का उपयोग ईंधन के रूप में करता है। और इस रिएक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसका ब्रीडिंग रेशियो है, जो 1 से अधिक होता है। रुकिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब जितना ईंधन रिएक्टर में डाला जा रहा है, उससे ज्यादा पैदा हो रहा है। ये तो भौतिकी के नियमों और ऊर्जा संरक्षण के एकदम खिलाफ लगता है। क्या भट्टी के अंदर कोई जादू हो रहा है? मैं समझ सकता हूँ कि पहली नज़र में यह किसी जादू जैसा ही लगता है, लेकिन यह भौतिकी के नियमों को नहीं तोड़ता। यह दरअसल ट्रांसम्यूटेशन नाम की एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ट्रांसम्यूटेशन ये कैसे काम करता है? इसे थोड़ा गहराई से देखा जाए तो जो यूरेनियम 238 है, वो एक अक्रिय तत्व है। साधारण रिएक्टर्स में यह किसी काम का नहीं होता। मतलब वो एकदम बेकार पड़ा रहता है। हाँ, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जब प्लूटोनियम विखंडित होके बहुत सारी ऊर्जा पैदा करता है, तो वो बड़ी संख्या में तेज गति वाले न्यूट्रॉन छोड़ता है। अच्छा, तो ये तेज न्यूट्रॉन क्या करते हैं? जब ये तेज न्यूट्रॉन्स आसपास रखे उस अक्रिय यूरेनियम 238 से टकराते हैं, तो एक नाभिकीय प्रक्रिया होती है जिसे बीटा डीके कहते हैं। बीटा डीके। जी। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन में बदल जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि वो अक्रिय यूरेनियम अपना स्वरूप बदलकर एक नया सक्रिय तत्व बन जाता है, जिसे प्लूटोनियम 239 कहते हैं। अरे वाह! मतलब जो तत्व पहले सिर्फ एक बेकार कचरा था, वो उस भयंकर न्यूट्रॉन की बारिश के कारण खुद एक नए और जलने वाले ईंधन में तब्दील हो रहा है। बिल्कुल। जो ईंधन जल रहा है, वो जलने के साथ साथ आसपास रखे बेकार यूरेनियम को नई ईंधन में बदल रहा है।
इसलिए तो इसे ब्रीडर यानी पैदा करने वाला रिएक्टर कहा जाता है। ये तो बहुत ही कमाल की प्रक्रिया है। और मैंने पढ़ा है कि इसी स्टेज 2 में एक और बहुत ही अहम कदम उठाया जाता है। इस रिएक्टर के कोर के चारों ओर थोरियम की एक मोटी परत या जिसे ब्लैंकेट कहते हैं वो रखी जाती है। एकदम सही। और आपको पता है उसका क्या काम है? मुझे लगता है कि जब रिएक्टर के अंदर से न्यूट्रॉन निकलकर इस थोरियम की परत से टकराते हैं तो वही ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया थोरियम के साथ भी होती होगी। बिल्कुल सही। और वो थोरियम बदलकर यूरेनियम 233 बन जाता है। ओहो, तो ये यूरेनियम 233 ही वो असली खजाना है जो हमें स्टेज 3 की ओर ले जाएगा। जी हाँ, डॉक्टर भाभा के विजन का अंतिम पड़ाव है स्टेज 3, यानी एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर का निर्माण। इस तीसरे चरण में स्टेज 2 से प्राप्त यूरेनियम 233 और भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम का उपयोग करके ऊर्जा बनाई जाएगी। मतलब एक बार ये स्टेज 3 पूरी तरह से शुरू हो गया तो ये चक्र थोरियम के सहारे खुद ब खुद चलता रहेगा और भारत को बाहर से 1 ग्राम भी यूरेनियम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, यही तो ऊर्जा स्वतंत्रता का असली मतलब है। लेकिन देखिए, ये थ्योरी पेपर पर जितनी सटीक और लाजवाब लगती है, इसे हकीकत में बदलना उतना ही खतरनाक और जानलेवा इंजीनियरिंग का काम था। हाँ, ये बात तो है। ये कोई आसान सफर नहीं था। मेरे मन में बार बार ये सवाल आता है कि अगर ये रिएक्टर इतना ही फायदेमंद है तो जापान और अमेरिका जैसे देशों ने इसे बीच में ही क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब इस रिएक्टर के कूलेंट में छुपा है। कूलेंट मतलब साधारण रिएक्टर्स में तो भट्टी को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है ना? हाँ, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को बहुत तेज रखना होता है और पानी तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। अच्छा, तो फिर पानी की जगह क्या इस्तेमाल होता है? पानी की जगह लिक्विड सोडियम का उपयोग कूलेंट के रूप में करना पड़ता है। लिक्विड सोडियम? ये तो मैंने केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा था कि ये बहुत रिएक्टिव होता है। बिल्कुल, लिक्विड सोडियम ऊष्मा को सोखने और ट्रांसफर करने में तो बेहतरीन है, लेकिन इसकी रासायनिक प्रकृति किसी डरावने सपने से कम नहीं है। हाँ, क्योंकि सोडियम हवा के संपर्क में आते ही भयानक रूप से आग पकड़ लेता है। और सिर्फ हवा ही नहीं, अगर ये गलती से भी पानी के संपर्क में आ जाए तो इसमें बहुत ही जोरदार और विनाशकारी विस्फोट होता है। बाप रे, मतलब एक ऐसी मशीन बनाना जिसमें टनों उबलता हुआ लिक्विड सोडियम पाइप्स में दौड़ रहा हो और ये सुनिश्चित करना कि उसमें एक सुई के बराबर भी लीक ना हो, ये तो इंजीनियरिंग की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक होगी। एकदम सही। और इसी लिक्विड सोडियम ने बाकी दुनिया के पसीने छुड़ा दिए थे। हाँ, मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि जापान के मोन्जू रिएक्टर में 1995 में सोडियम लीक होने से एक भीषण आग लग गई थी। इस दुर्घटना के बाद वो प्रोजेक्ट कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाया और अंत में उसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। जी, और सिर्फ जापान ही नहीं, रूस जो इस तकनीक में सबसे आगे माना जाता है, उसके रिएक्टर में भी 27 बार सोडियम लीक और 14 बार आग लगने की भयानक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। ये तकनीक वाकई में एक दो-धारी तलवार है, जिसे साधना बच्चों का खेल नहीं है। तो इस भारी जोखिम और पश्चिमी देशों की विफलताओं को देखते हुए ही भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बेहद सतर्क रवैया अपनाया होगा। बिल्कुल। कल्पक्कम PFBR प्रोजेक्ट की शुरुआत 2004 में हुई थी और इसे 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इसमें 22 साल लग गए और लागत भी शुरुआती अनुमान से दोगुनी हो गई। हाँ, देरी तो हुई, लेकिन देखिए, इस देरी को विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसका मुख्य कारण था सुरक्षा के मानकों को लेकर कोई भी समझौता न करने की जिद। भारतीय टीम ने यह तय किया कि चाहे कितना भी समय लगे, वे लिक्विड सोडियम को संभालने के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित सिस्टम बनाएंगे। और ये बहुत जरूरी भी था। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ये सिर्फ वैज्ञानिकों या कुछ बड़े सरकारी संस्थानों की जीत नहीं है। ये देश के छोटे उद्योगों और MSME की निर्माण शक्ति की भी एक बहुत बड़ी जीत है। जी बिल्कुल। 200 से अधिक स्थानीय भारतीय कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया। मतलब उस खतरनाक लिक्विड सोडियम को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए जिन पाइप्स, वाल्व्स और वेल्डिंग तकनीक की जरूरत थी, वो तो बाजार में आसानी से मिलते भी नहीं थे। उन्हें एकदम शुरू से या कहें खरोंच से विकसित करना पड़ा। हाँ, और ये मेक इन इंडिया का एक ऐसा शानदार उदाहरण है जहां भारतीय उद्योग ने वेल्डिंग और मेटलर्जी में वो महारत हासिल की जो दुनिया की बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां नहीं कर पाईं। ये सच में बहुत गर्व की बात है। और ये एक बहुत ही अहम बिंदु भी है। इन MSME ने जो तकनीकी ज्ञान हासिल किया है, वो भविष्य के अन्य प्रोजेक्ट्स में भी काम आएगा।
और अब जब ये खतरनाक तकनीकी बाधा पार कर ली गई है और कल्पक्कम में क्रिटिकलिटी हासिल हो गई है, तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही व्यापक होने वाले हैं। तो अगर हम भविष्य के परिदृश्य को देखें तो इसका क्या असर होगा? अगर हम थोरियम के भंडार का सही उपयोग शुरू कर दें तो भारत अगले 700 सालों तक अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। 700 साल। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। मतलब जब दुनिया के बाकी देश पेट्रोल और कोयले के खत्म होने की चिंता में जी रहे हैं, तब भारत के पास 7 सदियों का विकल्प तैयार हो रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोयले या गैस के विपरीत ये एक क्लीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। हाँ, भारत ने जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है और अपनी न्यूक्लियर पावर जनरेशन को 100 गीगावाट तक ले जाने का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में ये थोरियम तकनीक बहुत अहम भूमिका निभाएगी। एकदम सही। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत की कुल ऊर्जा का केवल 3% हिस्सा ही न्यूक्लियर पावर से आता है, जिसे अगले 10 से 15 वर्षों में कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। जी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के एक और पहलू को निष्पक्ष रूप से समझना आवश्यक है। देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स भारी मात्रा में प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। अच्छा, तो इसका क्या सामरिक महत्व है? तकनीकी रूप से रिएक्टर के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं को इस तरह से प्रबंधित किया जा सकता है कि वे या तो वेपन ग्रेड मतलब हथियार बनाने योग्य प्लूटोनियम बनाएं या फिर रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम। इस क्षमता का मौजूद होना स्वाभाविक रूप से भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करता है। समझ गई। लेकिन इस नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा और होमी भाभा के 3 स्टेज प्रोग्राम का मुख्य और घोषित उद्देश्य हमेशा से देश की ग्रिड को बिजली देना और ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता करना ही रहा है। बिल्कुल। ये तकनीकी स्वतंत्रता भारत को वैश्विक भू राजनीति में एक बेहद शक्तिशाली और आत्मनिर्भर स्थिति में ला खड़ा करेगी, क्योंकि आज की दुनिया में ऊर्जा ही तो असली ताकत है। एकदम सही बात है। तो आज की चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि कल्पक्कम के 500 मेगावाट रिएक्टर का सफल होना केवल एक मशीन का चालू होना नहीं है, ये दशकों के संयम, लगातार मिलने वाली तकनीकी चुनौतियों, विदेशी दबावों और प्रतिबंधों के बावजूद हार न मानने की जिद का परिणाम है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। जिस दिन भारत पूरी तरह से थोरियम आधारित तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएगा, उस दिन अरबों डॉलर के आयातित यूरेनियम तेल और कोयले पर निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देश का पैसा देश के विकास में लगेगा, ना कि ईंधन खरीदने में। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम एक पल के लिए उस कार के उदाहरण पर वापस जाएं जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, वो मैजिक कार। जी, एक ऐसी मशीन जो चलते चलते अपने लिए नया ईंधन तैयार कर लेती है। कल्पक्कम के रिएक्टर ने इस इंजीनियरिंग चमत्कार को भारतीय जमीन पर सच कर दिखाया है। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। लेकिन देखिए, ये सफलता अपने साथ भविष्य का एक बहुत ही गहरा सवाल लेकर आती है। और ये सोचने वाली बात है कि अगर भारत थोरियम के जरिए असीमित और स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने का पूरी तरह से मास्टर बन जाता है, तो 22वीं सदी की दुनिया में भू राजनीतिक शक्ति का संतुलन उन देशों से कैसे खिसक जाएगा जो आज सिर्फ तेल और यूरेनियम के खजानों पर काबिज हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में दुनिया की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। ऊर्जा के इस नए युग में क्या क्या बदलाव होंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।